नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे से कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता क्योंकि उसमें से एक नागवार किस्म की एक महक आ रही होती है, एक स्मेल आ रही होती है, जिस वजह से लोग कुर्बानी का गोश्त खा नहीं सकते हैं। वो उस दिन भी बाज़ार से जो पहले से गोश्त मंगवा के रखा होता है या वो खाते हैं या उतने दिन गोश्त ही नहीं खाते हैं। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम जो कुर्बानी करते हैं वो उसका तरीका सही नहीं होता है। अगर आप इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रख लें जो आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, स्लॉटरिंग का सही तरीका क्या है, आपने कसाब से उस पर अमल दरामद सही तौर पे करवाना है, तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन सेहत बख्श और लजीज गोश्त मिलेगा। इस बात की आपको मैं गारंटी देता हूँ। और फिर आपने हमें फीडबैक देनी है कि आपको पिछली ईदों की निस्बत फ़र्क महसूस हुआ है या नहीं। ईद वाले दिन जब कसाब आपके घर आए तो आप ये ज़हन में रखें कि ये कसाब मुख्तलिफ घरों में से आ रहा है। क्या पता किसके घर में किस किस्म की बीमारी थी या कौन सा वायरस था। तो इसलिए जैसे ही कसाब आपके घर आए उसे कहें कि साबुन से अच्छी तरह अपने हाथ, पाँव और बाजू कम अज़ कम कोहनी तक अच्छी तरह साबुन से मल मल कर धोए। इस बात को आपने यकीनी बनाना है। फिर कोशिश करें कि आप 2-3 एप्रन खरीद लीजिए और अपने एप्रन उन कसाबों को दे दें कि ये एप्रन आप प्लीज़ बांध लें और आप गोश्त बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी जो छुरियां हैं और जो मुड्डी है लकड़ी की, वो जो लकड़ी का एक बड़ा पीस है जिस पे उसने गोश्त बनाना है, इनको ब्रश के साथ, साबुन के साथ अच्छी तरह धुलवाएं और फिर उसको कहें कि बिस्मिल्लाह कर आ जाओ अब कुर्बानी करें जी। आपने यहाँ पे किन बातों का ख्याल रखना है कि जो जानवर की गर्दन है उस गर्दन के अंदर 4 किस्म की खून की नालियाँ हैं, एक खुराक की नाली है, एक सांस की नाली है, 6 किस्म की नालियाँ हो गई। 5वीं जो नाली है वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसके मोरे हैं। 6ठी नाली जो है वो उसके आसाबी निज़ाम की नाली है, जो कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं उनके दरमियान में से गुजर रही है। उसको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे उन मोरों के दरमियान में से गुजार के इसलिए रखा है कि उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग जो कि किसी भी जानदार का हेडक्वार्टर होता है, कंट्रोल रूम होता है, वहाँ से हिदायत जाती हैं और वो जिस्म के हर उज़्व तक जाती हैं, उसको बताती हैं कि अब ये हो गया है तो आपने ऐसे करना है, ये मामला दरपेश है तो इस तरह रिस्पॉन्ड करना है। इसलिए उस कंट्रोल रूम का बाकी जिस्म के साथ राबता आखिरी वक़्त तक भी मुनक़ता नहीं करना चाहिए। जब आपने हलाल करवाना है, जानवर को ज़िबा करवाना है, तो आपने कसाब को कहना है कि आप ये जो खुराक वाली नाली है ये बेशक काट दें, सांस वाली नाली काटें, जो खून की 4 नालियाँ हैं वो 3 भी कट जाए तो भी गुजारा हो जाएगा, 4 कट जाए तो भी, लेकिन खून वाली नालियाँ काट दें। लेकिन जो वो असाबी निज़ाम वाली नाली है जो कि मोरों के दरमियान में वो छुरी यूं करके डाल के उसको काटने की कोशिश करता है, वो किसी सूरत नहीं काटने देनी। वजह उसकी क्या है? क्योंकि जैसे ही उसको आप ज़बा करवाएंगे तो दिमाग फौरी तौर पे जिस्म को ये मैसेज देगा कि आप ज़बा हो चुके हैं। अब आप खून को ड्रेन आउट करें, जानवर फौरी तौर पे तड़पना शुरू कर देता है। उसका अंग अंग, जिस्म का हर हिस्सा, सारे मसल्स, सारे उज़्व उसके तेजी से फड़फड़ा रहे होते हैं। उससे ये होता है कि मूवमेंट होती है, उस खून को जिस्म से तेजी से प्रेशर के साथ ड्रेन आउट करती है। कई बार आपने देखा है कि खून प्रेशर के साथ निकलता है और कई बार खून प्रेशर के साथ नहीं निकलता। अब वो प्रेशर के साथ भला क्यों नहीं निकलता? उसकी वजह यह है कि अगर हमने 2 या 3 जानवर कुर्बान करने हैं उस दिन, तो हम क्या करते हैं कि एक ही जगह पे जानवर बांध देते हैं, उनके सामने ही पहले जानवर को हम ज़बा कर देते हैं।
जब हम पहले जानवर को ज़बह करते हैं उनके सामने, तो वो जानवर खौफज़दा हो जाते हैं। जब वो खौफज़दा होते हैं तो उनके अंदर एक हिस्टामीन नाम का एक एंजाइम पैदा होता है, एक केमिकल पैदा होता है उस खौफ की वजह से। वो जो केमिकल है वो जानवर के जिस्म की जो खून की रगें हैं उनको फैला देता है। जब वो फैल जाती हैं तो खून का प्रेशर कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई तंग पाइप है पानी वाला तो उसमें ज़्यादा प्रेशर से पाइप निकलता है, और अगर कुछ ज़्यादा चौड़ा पाइप है तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है। तो यही हाल उस जानवर के खून के नालियों के साथ होता है। वो जो हिस्टामीन नामी केमिकल है वो जैसे ही पैदा होगा, खून की नालियां ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, खून का प्रेशर कम हो जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि जिस्म से खून पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं होता। जब खून पूरी तरह ड्रेन आउट नहीं होता, खून अंदर रह जाता है, तो उसकी वजह से हमें खून में से वो नागवार स्मेल आती है, वो अजीब सी महक आती है, तो हमारा दिल खाने को नहीं करता। कसाब को चूंकि उस दिन जल्दी होती है, उसने बहुत से आगे घरों में वादे किए होते हैं, उसने जाके उनके जानवर भी हलाल करने होते हैं, तो वो क्या करता है, वो फौरी तौर पे जिस्म को जल्दी ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब तक जानवर तड़पता रहेगा और उसमें से खून पहले प्रेशर से निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कम होगा और जानवर तड़प रहा होगा और खून रिस रहा होगा, तो वो उसको तड़पने से बचाने के लिए कि बस जी अब जानवर ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा करने के लिए वो उसके नर्वस सिस्टम वाली जो नाली है उसके अंदर, मोड़ों के अंदर छुरी डाल के तेजी से उसको भी काट देगा। जैसे ही वो काट देता है तो वो कंट्रोल रूम का राब्ता जिस्म के दूसरे आज़ा से कट जाता है और उनको अहकामात दिमाग से नहीं जाते, क्योंकि जब भी कोई जानदार मरता है, हलाल होता है, सबसे आखिर में दिमाग काम करना छोड़ता है। तो जब तक दिमाग काम कर रहा होता है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा होता है, तो वो पैगाम रसानी कर रहा होता है कि आप ये खून बाहर निकाल दो। तो अगर उसको ना काटा जाए, खून पूरी तरह ड्रेन आउट हो जाए, तो फिर उसमें उसको आप लटका दें। और कसाब को अगर ज़्यादा जल्दी है तो उसे कहें कि भैया आप खाल उतार दे, इसको लटका दे, खून अच्छी तरह निकलता रहे, और आप जाके अगले घर में गोश्त बना के आ जाएं, फिर आके काटते, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अब उससे ये है कि उसका खून अच्छी तरह जब नुचड़ जाएगा, फिर आप उस गोश्त को बनाएंगे तो आपको पूरी तरह गोश्त मज़ा देगा। खून जो है वो हमारा मज़हब भी ये कहता है कि खून को इस्तेमाल ना किया जाए। अगर कोई किसी किस्म की कोई बीमारी इंसान में हो या जानवर में हो तो वो उसके खून के रास्ते उसके वायरस ट्रैवल करते हैं, इसलिए खून के इस्तेमाल की हमारे दीन में सख्ती से ममानियत है। आपने ये देखा होगा कि कई बार आप अगर पिछली ईदों को ज़रा ज़हन में लाएं, जिस थाल में कसाब बोटियां बना के रखता है, तो अगर कभी आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि वो जो बोटियां हैं वो काफ़ी देर तक फड़फड़ाती रहती हैं, उनमें हल्की हल्की लर्जिश रहती है, जैसे उसकी जान पूरी तरह ना निकली हो। तो अगर उसको ये कसाब ये जो हरकत करता है कि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्कनेक्ट कर देता है, तो उससे वो उनके अंदर खून बाकी रह जाता है, उनके अंदर अभी वो अहकामात बाकी रहते हैं, वो लरज़ रहा होता है, अभी पूरी तरह उसकी जान निकली नहीं होती है, उससे पहले हम उसको ज़बह कर देते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो गोश्त फड़फड़ाता रहता है, उसके अंदर खून मौजूद रहता है, और वो फिर हम कंज्यूम करते हैं। और कई इसकी एक और निशानी भी आपको बता दूं कि आप गोश्त को धो लेते हैं, धोने के बाद आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं, और अगर फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ जाए, बिजली चली जाए, दरवाज़ा बार बार खुले, उस गोश्त में से खून के कतरे टपक रहे होते हैं। तो वो जो खून के कतरे टपकते हैं वो भी इसी वजह से टपकते हैं कि उसका खून प्रॉपरली ड्रेन आउट नहीं हुआ होता। यही वजह है कि आपको उस खाने का मज़ा नहीं आता, आपको एक नागवार स्मेल महसूस होती है। उसके बाद आगे आ जाएं कि आपने गोश्त बनवा लिया, तो आजकल एक ह्यूमिडिटी है, जो टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री के दरमियान है। अब ये जो टेम्परेचर है, ये जो मॉइस्चर है हवा में, ये
गोश्त को ख़राब करने के लिए बहुत ही मुआवन है। यानी अगर 20 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो और 40 डिग्री के अराउंड हो और हवा में नमी हो तो गोश्त के अंदर जो माइक्रोब्स हैं इनकी नश्व नुमा के लिए ये आइडियल टेम्परेचर और आइडियल मौसम है। तो इसलिए गोश्त को जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसको धो लें, धो के जिनको बांटना है उनको बांट दें, जो आपने फ्रीज करना है उसको जल्दी फ्रीज कर लें। उसको घंटों के लिए उस खुली फिजा में खुदारा बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि उस खुली फिजा में वो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। कई बार आप खाना बनाते हैं, गोश्त ख़राब हो जाता है, खाना ख़राब हो जाता है, उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल किस चीज़ की होती है? वो स्मेल उस माइक्रोबियल ग्रोथ की होती है। ये जो अंदर माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं। यानी 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 256 होंगे। ये इस तरीके से तेज़ी से बढ़ते हैं और ये उस गोश्त के अंदर जो नमी है, फ़िज़ा में नमी है, गोश्त के अंदर नमी है, वो नमी इनको चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है और गोश्त के अंदर से खुराक लेते हैं और तेज़ी से अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। यानी ये अमल 2 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाता है। कोशिश करें 2 घंटे से कम अरसे में उस गोश्त को आप ठीक कर लें। अब 2 घंटे के बाद से ये बैक्टीरिया जब अपनी आबादी बढ़ाते हैं, उधर से खुराक भी लेते हैं, तो उसमें जब ये खुराक कंज्यूम करते हैं तो ज़ाहिर है फुजला भी खारिज करते हैं। तो फुजला ये उस गोश्त के अंदर ही खारिज करते हैं। वो जो अजीब सी फिर स्मेल आती है वो उस फुजले की स्मेल भी होती है। इस वजह से जब कोई खाना ख़राब होता है तो उसमें जो स्मेल होती है वो अजीब फुजले की तरह की स्मेल होती है। तो इसलिए इसको जितना जल्दी मुमकिन हो जिनको आपने देना है, जो उसके हिस्सेदारान हैं, जो मुस्तहकीन है, उनको फौरी तौर पे दें और बाकी को जल्द से जल्द धो के आप फ्रीज करें और फिर बाकी काम करें। और फिर जैसे ही आप ये काम कर लें उसके बाद आप नहाएं, अपने कपड़े चेंज करें, अपने आप को डिसइंफेक्ट करें और फिर को दूसरे काम करें। फिर इसमें आखिरी बात ये है कि यानी ईद कुर्बान पे ये जो हम लाखों की तादाद में जानवर हलाल करते हैं, बेसिकली ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। हमारा जो दीन है ये मुकम्मल दीन है, इसमें हर तबके का, हर शोबे का ख्याल रखा जाता है। तो अब इसमें जब मिलियंस की तादाद में ये जानवर ज़बह किए जाते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक 23 खरब का कारोबार होता है पाकिस्तान में, जो जानवर की ख़रीदारी से शुरू होके उन कसाबों की मजदूरी से लेकर उन लोगों तक भी जिन्होंने पूरे साल में शायद गोश्त नहीं खाया होता, उन तक भी पहुंचता है। उसके अलावा इसके जो बाई पार्ट्स हैं, इसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो आगे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को चलाती हैं। इसमें जो खालें इकट्ठी होती हैं, ये खालें हमारी लेदर इंडस्ट्री को एक नई ज़िंदगी देती हैं और उससे हमारी लेदर इंडस्ट्री चलती है। लेदर इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत सा फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी भी स्टेबल होती है, हमारी करेंसी भी स्टेबल होती है। अब ये जो खाले हैं इनको भी हमें सही तौर पे महफूज करना चाहिए। अब वो कैसे महफूज कर लेते हैं? नॉर्मली तो हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम खाल फौरी तौर पे जब खाल उतरती है उसको एक शॉपिंग बैग में डालते हैं और घर के एक कॉर्नर में रख देते हैं और उसके बाद कोई मदरसे वाला आता है या वो कोई तंजीम जिस पे हमारा ट्रस्ट है उसको हम, उसका नुमाइंदा आता है, उसको हम खालें दे देते हैं। लेकिन आप ये गलती करते हैं कि इस मौसम में जो आजकल का टेम्परेचर है, जितनी ह्यूमिडिटी आजकल है, इसमें सबसे तेज़ी से जो कोई चीज़ ख़राब होगी वो जानवर की खाल ख़राब होगी। और आपने ये भी नोट किया होगा कि आज से 10-12 साल पहले, यानी जब ईदें अक्टूबर में आया करती थी, बड़ी ईदें, तो उस वक्त हमारी जो बकरे की खाल है ये 1500 से 2000 रुपए में बिक जाया करती थी। यानी कसाब अपनी मजदूरी के इवज
खाल भी ले लिया करता था। लेकिन आजकल अगर आप कसाब को कहें कि आप खाल ले लो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वजह उसकी ये है कि खाल की कीमत ही नहीं मिलती है। आजकल खाल 80 रुपये 100 रुपये में या हद 150 रुपये में खाल बिकती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने खाल को महफूज नहीं किया होता, खाल ख़राब हो जाती है। तो जब खाल ख़राब हो जाती है तो उससे लेदर नहीं बनता, तो वो लेदर इंडस्ट्री के काम की नहीं रहती है। तो बराए मेहरबानी जहाँ आप बाकी एहतियातें कर रहे हैं, बाकी आप कोशिश कर रहे हैं, तो खाल को भी महफूज बनाएं। खाल को आप कैसे महफूज बना सकते हैं कि आप एक खाल के लिए 3 या 4 किलो नमक खरीद लें। ये नमक आप ज़रूरी नहीं कोई ब्रांडेड बड़ा महंगे वाला खरीदें, आम खुला नमक खरीद लें। एक जो नॉर्मल साइज का जानवर है उसको 2 से 3 किलो नमक लगाना है। उसी कसाब को कहेंगे कि जब वो खाल उतारे इसको उल्टी साइड पे फैला दें, जिस साइड पे बाल हैं वो नीचे कर दें, दूसरी अंदर वाली साइड पे नमक अच्छी तरह छिड़काव करके कसाब को कहें हाथ से पूरी खाल पर नमक लगा दें। उसके बाद उस खाल को शॉपिंग बैग में ना डालें, सायादार और हवादार जगह पे जो निस्बतन ठंडी हो वहां पे वो खाल फैला के रख दे। अब आपने नमक भी लगा दिया, सायादार और हवादार जगह पे वो खाल आपने फैला भी दी। अब वो खाल महफूज हो गई है। अब वो खाल आपके मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी, बहुत से लोगों का रोजगार पैदा करेगी, आपको इनडायरेक्टली उन लोगों की दुआएं भी हासिल होंगी, आपकी कुर्बानी में बरकत भी शामिल हो जाएगी। तो ये आप काम ज़रूर कीजिए, इससे खाल महफूज होगी और लेदर इंडस्ट्री हमारी चलेगी, बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।